हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम सॉर्डिलो डिस्कस करेंगे। तो सॉर्डिलो जो है इनकी जो बहुत सबसे पहली फेमस पोएम थी पामेला, उसके बाद में जो है इन्होंने ये पब्लिश की थी। तो ऑलरेडी जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो काफ़ी फेमस हो चुके थे जब उन्होंने सॉर्डिलो पब्लिश की। लेकिन जैसे उन्होंने सॉर्डिलो पब्लिश की, उनकी किस्मत में आप कह लीजिए कि बुराई आ गई। एक तरीके से इतना बुरा हो गया कि ये पोएम जो है इसको क्रिटिक्स ने बहुत ही बुरे तरीके से लिया। उसकी बहुत ज़्यादा बुराई की गई इस पोएम की। इसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट ओवरऑल इस पोएम की वजह से उनके करियर पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ा। इतना बुरा असर पड़ा कि ही इवन इवेंचुअली मूव्ड फ्रॉम राइटिंग दिस काइंड ऑफ पोएट्री। इतनी बुरी जो है इस पोएम को इस तरीके से लिया गया था। सॉर्डिलो जो पोएम है इसको टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 6 अलग अलग बुक्स है और जो 6 बुक है उसमें से जो सेकेंड बुक है दैट इज सॉर्डिलो इन मंटुआ। तो वो जो सेकेंड बुक है उसकी हम जो लाइन्स पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है दैट इज फ्रॉम लाइन 475 टू लाइन 693। ये जो लाइन्स है ये हमारे सिलेबस में दी हैं। तो अगर मैं टाइटल की बात करूँ तो सॉर्डिलो जो है ये हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, इसके ऊपर पूरी जो पोएम है वो बेस्ड है। उसके जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और वो जिस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहा है इसके बारे में, सॉर्डिलो के बारे में। और मंटुआ जो है ये इटली में एक जगह है, तो इसीलिए पोएम का जो नाम है, इस बुक का जो नाम है वो है सॉर्डिलो इन मंटुआ। तो क्योंकि ये जो पोएम है काफ़ी डिफ़िकल्ट पोएम है, इसको वन ऑफ दी मोस्ट डिफ़िकल्ट पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं आपको आगे जब इनके कोड्स के बारे में बताऊंगी तो आप कहेंगे कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो ये जो पोएम है इसलिए मैं पूरी पोएम लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं करूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई डू इट लाइन बाय लाइन। बट इस वीडियो में जो है मैं आपको सिर्फ इस पोएम की एक समरी, एक जिस्ट दे रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग इट लाइन बाय लाइन, बट मैं इतने अच्छे से आपको समझा दूंगी कि आपको पोएम के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल्सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो है सॉर्डिलो से सिर्फ 1 या 2 बार ही क्वेश्चन आए हैं, तो उतनी ज़्यादा बार इसको एग्जाम में लिया भी नहीं गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर इग्नू में ज़्यादा टाइम लगाने की बजाय अगर हम दूसरी चीज़ें कवर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट इफ़ स्टिल यू वांट मी टू कवर लाइन बाय लाइन तो मैं वो भी कर लूँगी। तो अब हम पोएम के बारे में थोड़ा जानकारी, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लें। 1833 से 1840 के बीच में जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये पोएम लिखी है। एंड 1840 में जो है ये पोएम फाइनली पब्लिश हो गई थी। इनके फादर के एक्सपेंस पे ही जो है ये पोएम पब्लिश हुई थी। और जैसे ही पब्लिश हुई क्रिटिक्स ने इस पोएम के बोलते हैं धज्जियाँ उड़ाना एकदम शुरू कर दिया। तो 1863 में जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वापस इस पोएम को पब्लिश करवाया, रीपब्लिश कराया विद 85 मोर लाइन्स। 85 और लाइन्स इसमें ऐड की गई, प्लस इस पोएम में कोटेशंस ऐड किए गए ताकि लोगों को जो है ये पोएम समझ में आए। बिकॉज ये पोएम जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी लोगों के समझने में। ओवरऑल ये जो पोएम है टोटल 5982 लाइन्स के, यानी ऑलमोस्ट 6000 लाइन की ये पोएम है। इट वॉज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर कपलेट फॉर्म में ये लिखी गई थी। और इसको जो कहते हैं सॉर्डिलो इज़ नोटोरियस एज वन ऑफ द हार्डेस्ट पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर। हार्डेस्ट पोएम टू कॉम्प्रिहेंड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये पोएम समझने में। वैसे टेनिसन ने तो ये भी कहा है कि इस पूरी पोएम में सिर्फ मुझे 2 ही लाइन समझ में आई हैं, और वो दोनों लाइन क्या थी? पहली लाइन थी उसकी ओपनिंग लाइन, और जो दूसरी लाइन उन्हें समझ में आई है वो थी क्लोजिंग लाइन। जो पहली लाइन थी वो ये थी कि हु विल मे हियर सॉर्डिलोस स्टोरी टोल्ड, यानी कि कौन सुनेगा सॉर्डिलो की कहानी। और जो लास्ट लाइन थी वो ये थी कि हु वुड हैज़ हर्ड सॉर्डिलोस स्टोरी टोल्ड, यानी कि किसने कहानी सुनी है सॉर्डिलो की, यानी कौन सुनेगा और किसने सुनी है। तो ऐसे ऐसे तो इनको आप समझ रहे कि आप कोई पोएम लिखे हैं और आपको ऐसे क्रिटिसिज्म मिले कि मुझे सिर्फ पहली आखिरी लाइन समझ में आई, वो भी ये कि कौन सुनेगा और किसने सुनी है, ऐसी कहानी। और इसके अलावा ये भी इस पोएम के लिए कहा जाता है कि सिर्फ 2 ही लोग जो हैं जानते हैं कि इस पोएम में क्या लिखा गया है। पहले हैं भगवान और दूसरे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग खुद। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग की डेथ के बाद में सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि इस पोएम में क्या हो रहा है और क्या लिखा गया है। सो इवन दो ब्राउनिंग जो हैं उन्होंने इसकी क्रॉनिकल्स को समझने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए उन्होंने इटली में विज़िट किया था। बिकॉज मंटुआ जो जगह है वो इटली में ही है, तो उन्होंने जो है वहाँ विज़िट किया था और उन्होंने काफ़ी उनके हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की थी। ही पुट हिज टाइम, ही पुट हिज एफर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। उन्होंने उनकी तरफ से एक अच्छी पोएम लिखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी जो है इसके पब्लिकेशन से इनकी इमेज पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था। क्रिटिकल फेलियर के तरीके से जो पोएम है ये एक बाहर निकली थी। तो ऐसा क्या है इस पोएम में, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना इसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है? तो एक तो ये समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट है। और अगर हम देखें कि इसकी कहानी क्या हो रही है, सॉर्डिलो, तो सॉर्डिलो अगर मुझे समझना है कि सॉर्डिलो क्या है, कौन है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं।
तो सॉर्डिलो के लिए कहा जाता है कि इट इज़ लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सॉर्डिलो। ये असल में एक इंसान था जो कि 1200 से 1269 के आसपास कभी ज़िंदा रहा होगा, जो कि एक ट्रेडिशन में ऐसा माना जाता है कि ही वॉज एन आर्चर, और दूसरे ट्रेडिशन जो है उसमें ये माना जाता है कि ही वॉज अ सोल्जर। तो जो हमारे ब्राउनिंग है, ही बिलीव्ड दैट ही वॉज अ सोल्जर। तो इस पूरी जो स्टोरी है, इस स्टोरी में जो है उसका सोल्जर का जो लाइफ का जर्नी है, एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बताते हैं, और वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उनके पिताजी कौन है। ही वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज फादर। ये जो है थ्रू आउट हमें 6 बुक्स में देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम 6 बुक्स तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है और हम उतना पढ़ेंगे भी नहीं। तो हम जो बुक पढ़ रहे हैं, बुक 2, इसमें हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो बुक 2 में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। पहले सॉर्डिलो खुद, दूसरी है पाल्मा। पाल्मा जो है वो इनका लव इंटरेस्ट है, उसे इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, और फाइनली पाल्मा जो है वो उन्हें मिल भी जाती है, और पाल्मा ही उन्हें उनके फादर के बारे में पता करने में हेल्प करती है एंड में। इस बुक में नहीं, बट ओवरऑल लाइक बाय द एंड ऑफ द बुक जो पाल्मा है वो उन्हें हेल्प करती है। तीसरा जो हमारा कैरेक्टर है वो है इग्लामोर। ये इनका कंपटीशन है, क्योंकि सॉर्डिलो जो है ही वॉज अ सोल्जर, ही वॉज अ बार्ड। बार्ड यानी ऐसे पोएट्स जो कि पैसे के लिए नहीं लिखते हैं, बट वो ट्रैवल करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, पोइम्स लिखते हैं, पोइट्री करते हैं, मतलब खुशी के लिए करते हैं और पैसे के लिए नहीं करते, एंड दे ट्रैवल अलॉन्ग विद राइटिंग पोएट्री। तो जो हमारे सॉर्डिलो हैं ये इस टाइप के पोएट है जो कि खुशी के लिए पोएट्री लिखते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए। वही इग्लिमोर जो है ये इनकी कंपटीशन है। इग्लिमोर जो है वो उस टाइप के जो थोड़े दिखावे वाले पोएट्स होते हैं कि बहुत फैंसी फैंसी पोएम्स लिखना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करना, और इस टाइप की जो पोएट्री वैसे लिखा करते थे। वहीं सॉर्डिलो जो है इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं, और इनके बीच में कंपटीशन होता है, और फिर जो है इग्लिमोर उस कंपटीशन में हार जाते हैं, और फिर सॉर्डिलो को जो है नाडो मिलते हैं। तो जहाँ नाडो मिलते हैं ये भी एक क्रिटिक है, काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर हुए, क्रिटिक हुए। ये जो 4 हमारे कैरेक्टर्स हैं, सॉर्डिलो, पाल्मा, इग्लिमोर एंड नाडो। तो हमारे इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ये 4 आपके मेन कैरेक्टर्स हैं। इनको समझ लेंगे तो हमारी जो सिलेबस में अभी हमें जितनी पोएम दी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये तो थे हमारे कैरेक्टर्स। अब अगर इसके पीछे, इसके बेस की बात की जाए, तो मैंने कहा कि सॉर्डिलो जो है वो अपने पिताजी को ढूंढ रहे थे, इसके अलावा वो एक सोल्जर थे। तो सोल्जर किसकी तरफ थे? तो अगर इसका बैकग्राउंड हमें समझना है तो हमें जानना पड़ेगा कि उस वक्त जो है सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, गर्ल्स एंड गिबलिन्स। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो एनीवे द स्पेलिंग इज़ GUELPHS, जो कि पोप के सपोर्टर थे। पोप हम जानते हैं वेटिकन सिटी में जो पोप है, यानी जो क्रिश्चियन लोगों के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रीस्ट आप कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं, पोप। वो जो उनके सपोर्टर्स थे वो थे गल्फ, और जो गिबलिन्स थे वो रोमन कैथोलिक चर्च थे, उनको सपोर्ट करते थे। और सॉर्डिलो जो है वो भी हमारे गिबलिन है। तो जो सॉर्डिलो, ही इज़ अ सोल्जर एज वेल, राइट? ही इज़ अ बार्ड, ही इज़ अ पोएट, बट ही इज़ ऑल्सो अ सोल्जर। तो ये जो पोएट है ये एक अपने फादर को ढूंढने के लिए एक जर्नी पे निकल चुका है। और अब क्या होता है कि इसे इग्लिमोर मिलता है, जहाँ पे उनका कंपटीशन होता है पोएट्री का, क्योंकि इसे पाल्मा मिलती है। तो पाल्मा को इम्प्रेस करने के लिए जो है ये इग्लिमोर से कंपटीशन करते हैं, और इग्लिमोर को उनकी कंपटीशन में वो हरा देते हैं। तो फर्स्ट बुक में ये होता है कि वो उससे मिलकर कंपटीशन होता है, और फिर जो सेकेंड बुक में है वो फाइनली वो उसको हरा देते हैं, और फिर जो हमारे सॉर्डिलो है वो इधर आने लगते हैं, लाइक मंटुआ की तरफ ही स्टार्टेड कमिंग। तो जो हमारे इस पोएम की फर्स्ट जो लाइंस है वो है, द इवनिंग स्टार वॉज हाई व्हेन ही रीच्ड मंटुआ, बट हिज फेम अराइव्ड बिफोर हिम, फ्रेंड्स अपलॉडेड, फोर्स कनाइव्ड। यानी कि जो है इवनिंग स्टार जो है वो बहुत ऊंचा था जब सॉर्डिलो मंटुआ में आया, लेकिन मंटुआ में सॉर्डिलो के आने से पहले ही जो है उनका फेम, यानी उनका जो नाम है वो आ चुका था, क्योंकि वो इतने फेमस थे कि उनका नाम जो है वो उनसे पहले आ चुका था। और जब वो आए तो उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने अपलॉड किया, यानी बहुत खुशी से ताली बजाई, और वही जो उनके दुश्मन थे उन्होंने कनाइव किया। कनाइव करना मतलब किसी भी चीज़ को सीक्रेटली लेट समथिंग इलीगल टू अकर, कि कोई चीज़ जो इलीगल है, जो गलत है, लेकिन फिर भी हम उसे अलाउ कर देंगे, वैसा। तो ऑफकोर्स उनके जो दुश्मन है वो तो नहीं चाहते थे कि ये उधर पे आए। तो ऐसे जो है ये हमारी पोएम शुरू होती है, हमारे जो सिलेबस में है वहाँ से। अब धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है इग्लिमोर को हरा देते हैं कंपटीशन में, और जो कंपटीशन है वो जीत जाते हैं। और उसी दिन क्या होता है, रात को इग्लिमोर की डेथ हो जाती है। वो जीत तो जाता है सॉर्डिलो, लेकिन उसी रात इग्लिमोर की डेथ हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये नाडो से इनका कंपटीशन होता है। नाडो जो है वो एक से एक बहुत बनावटी पोएम्स वगैरह लिखते जाता है, और जो सॉर्डिलो है उसको हराने के लिए वो भी ऐसी पोएम्स वगैरह लिखता है, बट उसे बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लग रहा होता है, कि क्योंकि उसको हराने के लिए उसे करना पड़ेगा। और फाइनली वो नाडो से कंपटीशन जीत जाता है, लेकिन उसे बाद में रियलाइज़ होता है कि नाडो से जैसे कंपटीशन वो जीता है वो असल में इग्लिमोर के बल पे जीता है। जिस तरीके की पोएम्स इग्लिमोर लिखा करता था,
या फिर जो फॉलो करता था राइटिंग का एक तरीका होता है, तो कहीं ना कहीं सॉर्डिलो ने उसे कॉपी किया है। और इसी की वजह से, मतलब जिसको वो ऑलरेडी हरा चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसे वो पसंद नहीं करता है, उसके बल पे जो है ये दूसरा कंपटीशन जीता है नाडो के अगेंस्ट। तो इस चीज़ से जो है सॉर्डिलो बहुत दुखी है, उसे एक उसके अंदर का जो आर्टिस्ट है उसे बहुत दुख होता है। तो सॉर्डिलो का जो सक्सेस था वो असल में उसका फेलियर था। आपको देखने में तो लगेगा कि उसने बड़े बड़े सारे पोएट्स को हरा दिया, बट इन रियलिटी इट वॉज अ फेलियर। He feels alienated from the art that has won him applause and position of court poet. अब वो इतना फेमस हो चुका है कि उसे कोर्ट पोएट तक बना दिया जाता है, लेकिन उसे लगता है कि जिस आर्ट के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा था वही आर्ट जो है अब मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, बिकॉज दैट फॉर्म ऑफ आर्ट जिसने उसे जिताया है इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ आर्ट जो वो जीतना चाहता था, जो वो करना चाहता था। अब उसे क्या लग रहा है कि इतनी अच्छी पोजीशन मुझे मिल गई है, मैं कोर्ट पोएट बन चुका हूँ, क्योंकि ये तो किसी भी पोएट का सपना होगा कि वो कोर्ट पोएट बने, वो ऐसा कुछ अच्छा काम करे। बट अब जब इसको ये सब कुछ मिल चुका है तो ये सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं अपने गाँव में कहीं होता, जंगलों में होता, और वहाँ पे मैं बैठ के अपना ये पोएम्स लिख रहा होता, और कम से कम इससे मेरी आर्ट की मौत तो नहीं होती जैसे इस वक्त हो चुकी है। तो ब्राउनिंग जो है इस पोएट के थ्रू ये भी कहना चाहते हैं कि सॉर्डिलो कुड नॉट अचीव द यूनिटी बिटवीन द मैन एंड द पोएट, यानी कि एक इंसान और एक पोएट के बीच में जो यूनिटी होती है वो कभी भी जो है सॉर्डिलो अचीव नहीं कर पाए। और ये भी कहा जाता है कि जैसे कि उनकी 5th बुक में, ब्राउनिंग की जो सॉर्डिलो जो पोएम है इसकी 5th बुक में जो है उन्होंने ये कहा है कि ब्राउनिंग राइट्स अबाउट हिमसेल्फ इन द पोएम, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि सॉर्डिलो राइट्स अबाउट सॉर्डिलो, यानी सॉर्डिलो अपने बारे में लिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ब्राउनिंग अपने खुद के बारे में लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पोएम है इसमें जो ब्राउनिंग है वो अपने आप को सॉर्डिलो से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो सॉर्डिलो है वो ब्राउनिंग है। तो ये जो पोएम को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है ये चीज़ें, मतलब अंदर ही अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है। तो मेन स्टोरी तो इसकी यही है कि जो सॉर्डिलो है हमारा, वो पहले एक कॉम्पिटिटर को हराता है, फिर दूसरे को हराता है, उसे पाल्मा भी मिल जाती है, लेकिन एट द एंड जो है वो अपनी आर्ट से खुश नहीं है। ही इज़ नॉट हैप्पी विथ व्हाट ही हैज़ बिकम। मे बी उसे कोर्ट पोएट नेम फेम तो मिल चुका है, जो डेजिग्नेशंस लोग चाहते हैं वो सब तो मिल चुका है, बट ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट एनी मोर। उसने इस सब को पाने के चक्कर में अपनी आर्ट को खो दिया है। सो दैट इज़ ऑल विच इज़ अबाउट सॉर्डिलो एट मंटुआ, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की सॉर्डिलो पोएम की 2nd बुक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा। सारे कैरेक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं पोएम को लाइन बाय लाइन कवर करूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। एंड टिल देन मैं जो है अपनी आगे की पोएम्स कवर करने के जो वीडियोज़ मैं यहाँ बनाते रहूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू एन्जॉय माई वीडियोज़ प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।